लगातार 5वें दिन भी जारी रहा विपक्ष का गतिरोध। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से की कार्यस्थगन के मामले को पढ़ने की अपील। झारखंड में जून के बाद होंगे पंचायत और नगर निकाय चुनाव। संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में दी जानकारी। दाऊदनगर के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव हुए संपन्न। अनुमंडल पदाधिकारी रहे निर्वाची पदाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय सभा कक्ष में कराया चुनाव। और रिम्स सदर समेत 4 सरकारी अस्पताल और 24 निजी अस्पतालों में मिलेगी वैक्सीनेशन की सुविधा। जिला प्रशासन ने जारी की वैक्सीनेशन सेंटर की सूची। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार में शराबबंदी को लागू हुए एक अरसा बीत चुका है, लेकिन शराब माफियाओं का वर्चस्व पूरे राज्य में नजर आ रहा है। इसी बीच बिहार मद्य निषेध इकाई को बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा, पंजाब का बड़ा शराब तस्कर सुरमुख सिंह धारीवाल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं धारीवाल का सहयोगी नीरज भी झारखंड के कोडरमा से गिरफ्तार हुआ। साथ ही 2,82,000 रुपए कैश, 9 मोबाइल फोन, 1 इनोवा कार और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बता दें कि शराब माफिया सुरमुख धारीवाल पर बिहार के 6 अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं, जिसमें बीते 3 सालों से शराब तस्करी में भी धारीवाल शामिल था, जिसमें शराब माफिया पैसों का लेन देन हवाले के जरिए करते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही है कि 2016 में शराबबंदी होने के बाद भी इतने बड़े स्तर पर यहां लगातार शराब माफियाओं का कारोबार चल रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुमार गौतम, हमारे संवाददाता, सीधा पटना से जुड़ गए हैं। गौतम, हैरान यहां पर मैं इस बात को लेकर हूं क्योंकि लगातार जिस तरीके से शराबबंदी की बात होती है, इसमें लगातार सुशासन बाबू की सरकार में कहा जाता है कि शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खबरें सामने आती हैं वो खबरें हैरान करती हैं। लगातार अगर देखा जाए तो शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते यहां पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शराब माफिया, शराब तस्कर पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं और बिहार के में जिस तरह से 1 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किए गए थे, उससे अलग बेखौफ होकर जो शराब तस्कर हैं, एक बहुत बड़ा रैकेट है। इस रैकेट के गिरोह का, हालांकि जब खबरें हम लोगों ने बहुत प्रमुखता से दिखाई, आपको याद होगा कि सासाराम में जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हुई, सीतामढ़ी, गोपालगंज जैसे जगहों पर शराब की जब खेप हुई, तो वीआईपी न्यूज़ की जो मुहिम है वो लगातार इसके खिलाफ जारी है और सरकार ने इसको संज्ञान लिया है, सरकार ने एक्शन लिया है और सरकार ने कहा कि इसके ऊपर एक एसटीएफ और इसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है और यही वजह है कि एस धारीवाल को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा शराब तस्करी का मामला और जो शराब मिले हैं वो हरियाणा जिले से हैं, हरियाणा प्रदेश से हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार इस चीज़ को ले रही है बहुत ही गंभीरता से और इस कानून को लेकर के जो भी कठोर से कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, सरकार ने कहा है कि हम इस कानून को लागू करेंगे और पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। यानी अब जो नई सरकार बनी है, इस सरकार ने ठान लिया है कि हम बिहार में बापू के उस सपने को साकार करके दिखाएंगे और पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू करके रहेंगे। ऐसे में अब उन पुलिसकर्मियों के लिए भी चुनौती है जो शराब तस्करों से मिल करके शराब की तस्करी कराते थे और उसके एवज में रुपए अटते थे। ऐसे भी कई पुलिसकर्मियों के नाम हैं जो अब इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। एस धारीवाल का संबंध बिहार के किन किन नेताओं के साथ था, किन किन पुलिसकर्मियों के साथ था, क्योंकि उनके पास जो 9 मोबाइल जो मिले हैं, उस मोबाइल के जरिए अब पुलिस तहकीकात में जुट गई है और पूरे सिंडिकेट को, रैकेट के तह तक अगर पहुंचा जा सका तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के राज्य के बड़े बड़े लोग इस रैकेट में शामिल हैं और बिहार में लाखों रुपए की, बल्कि यूँ कहें कि करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो शराब के जरिए हो रहा था। 500 रुपये की शराब पटना में, बिहार में 38 जिलों में 1-1 हज़ार रुपये में बेची जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये एक गिरोह था जो
हर दिन एक ट्रक से भेजता था और उस ट्रक से खाली होने के बाद उसको फिर से, मतलब ये एक पूरा रैकेट है जिसका भंडाफोड़ किया गया है। और इसके तहत न सिर्फ 2 लाख कुछ हज़ार रुपए, बल्कि इसके जो तार हैं वो झारखंड के कोडरमा से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस एक्शन में है, मद्य निषेध विभाग बिहार का एक्शन में आया है और सरकार का जो रवैया है वो अब शराब तस्करों के ऊपर गाज बनकर गिरने वाला है। तो बिहार तैयार है शराबबंदी लेकिन कानून को गौतम, जिस लागू तरीके कर, से पूर्ण तमाम शराबबंदी खबरें कानून। गौतम जिस तरीके से तमाम खबरें हम यहाँ पर देखते हैं, शराबबंदी को लेकर एक तरफ सरकार का रुख जो है वो काफी सख्त नजर आता है। पूरे चुनाव में जब हमने इस पूरे चुनाव को जब हमने कवर किया, तब ऐसे कई लोग थे जो कैमरे के सामने शराब के नशे में खड़े हुए थे। कई ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि शराब खरीदना या मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, होम डिलीवरी के जरिए भी हमें शराब मिल जाती है। सरकार को जरूरत है कि इस पर और ज्यादा कठोर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल उलट सामने आती हैं। यहां शराब खरीदना या फिर शराब घर तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। शराबबंदी एक तरफ और दूसरी तरफ शराब को लेकर यहां पर लोग बड़ा ही फ्रेंडली माहौल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारी टीम जब दिल्ली से, रांची से, जब पटना में चुनाव कवरेज के दौरान थी और आम लोगों के बीच जब रिएक्शन लिए जा रहे थे, तो कैमरा अगर सूंघ सकता था, यानी अगर कैमरे की नाक होती तो वो सूंघ लेता कि उन लोगों ने शराब पी हुई थी। लेकिन कैमरा तस्वीरों को दिखा सकता है। लेकिन जो रिपोर्टर, जो हमारी टीम आई थी, उसने साफ तौर पे देखा कि लोग तो ऑफ द रिकॉर्ड ये कह ही रहे हैं कि होम डिलीवरी के जरिए आप जहां हैं वैसे आपको शराब मिल जाएगी। विपक्ष का जो दावा है वो यही है कि बिहार में ये कैसी शराबबंदी है जब आम लोगों तक शराब उसके घर तक, उसके दहलीज तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे दहलीज तक पहुंचने के पीछे जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ करना होगा, उसके खिलाफ एक मुहिम चलानी होगी, तभी जाकर के हो सकता है। एक बात और, जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में उत्तर प्रदेश की सीमा, झारखंड की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा, नेपाल की सीमा लगती है। तो कहीं ना कहीं इन सीमाओं के जरिए सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से जो शराब की तस्करी हो रही है, वहाँ पर सीमावर्ती इलाकों पर अगर सघन जांच, यानी एक एक गाड़ियों की यदि जांच न हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आम तौर पे सहज तरीके से आलू के बोरियों में, अनाज के बोरियों में, धान के बोरियों में, तो वो छिपा कर लाए जाते हैं। और अगर 10 में 1 खेप पकड़े भी गए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 9 खेप तो बिहार के अंदर प्रवेश कर गए। और यही है धंधा कि अगर मान लीजिए 10 में 1 नुकसान भी हो जाता है तो 9 इतना फ़ायदा दे देता है कि शराब तस्करों की चांदी ही चांदी है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान वहन कर रहा है तो वो है राज्य सरकार, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। और इस नुकसान को सरकार सहने के लिए तैयार है। सरकार ये मान रही है कि हम इस राजस्व का नुकसान सहेंगे, क्योंकि बिहार की जनता, बिहार के आवाम में शराब की गंध ना फैले। लेकिन जो पीने वाले हैं, जो शराब पीते हैं या जो शराब के शौकीन हैं, उन्हें चाहे देसी शराब मिले या विदेशी शराब मिले, उन्हें तो बस पीने का बहाना चाहिए। बात चाहे 500 रुपये की शराब 1000 रुपये में हो या 1000 की शराब 2000 की हो, पीने वालों को तो बस पीने का बहाना चाहिए। लेकिन इस बहाने की तह तक जो तस्कर फल फूल रहे हैं, जो चांदी काट रहे हैं, तो सरकार की ये मंशा है कि इसके खिलाफ एक मुहिम हो। जो मीडिया के जरिए खबरें आती है कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेलियर है, उस फेलियर कानून को सफल बनाने में, सक्सेस करने में अब सरकार ने पहल दिखाई है। और यही वजह है कि एस धारीवाल की गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही उसके सहयोगी जो कोडरमा में रहते हैं, गिरिडीह में रहते हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी चल रही है। और ये जो पूरा रैकेट है जो हरियाणा से निकला है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार के अलग अलग ज़िलों में है, जो रात के अंधेरे में शराब की एंट्री कराता है और दिन के उजाले में शराब की होम डिलीवरी कराता है। तो ये एक बड़ा रैकेट है जिसको खंगालना होगा। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था, आपको याद होगा कि हर दिन सदन में ये सब सवाल पूछे जा रहे थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पे कह रहे थे कि ये एक गंदी चीज़ है। और गंदी चीज़ जो कोई अगर पी रहा है या गंदी चीज़ों का सेवन कर रहा है
तो ये उसका ही नुकसान है। हम कहते हैं कि यदि हम शराब बिल्कुल आज प्रण कर ले कि हम नहीं पिएंगे, तभी जा कर के ऐसे तस्करों पर लगाम लगाई जा सकती है, इस कानून को सफल बनाया जा सकता है। अन्यथा दुनिया का कितना भी कड़ा से कड़ा कानून बना दीजिए, यदि आम लोग यदि उसको सक्सेस नहीं करेंगे, सफल नहीं करेंगे, शपथ नहीं लेंगे, तब तक शराब की बिक्री अवैध तरीके से होती रहेगी और आम लोगों तक ये सहज तरीके से पहुंचता रहेगा। तो सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि महात्मा गांधी के सपने को साकार किया जाए। पश्चिम चंपारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, जहां पर उन्होंने कहा था कि देश में यदि शराब बंद हो जाए तो एक अच्छी वातावरण में समाज का निर्माण होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस कड़े कानून के साथ साथ एक चीज़ और करनी चाहिए जो शायद वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। वो ये है कि केंद्र सरकार से उनकी बातचीत होनी चाहिए और जिन राज्यों में ये शराब जो सटे हुए राज्य हैं, उन राज्यों में यदि शराब की बिक्री बंद कर दी जाए या उसके रेडियस को बढ़ा दिया जाए, जैसे उसके दायरे को बढ़ा दिया जाए, तो वहाँ अगर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो जाता है और तभी जाकर के ये पूरी तरह से सफल हो पाएगा। अन्यथा कोई उपाय नहीं है इस शराबबंदी कानून को सफल करने में। ऐसे जो एस धारीवाल हैं, ऐसे न जाने कितने धारीवाल पैदा हो चुके हैं जो बिहार के अंदर इस शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए कानून सिर्फ एक धारीवाल को पकड़ सकता है, लेकिन सैकड़ों धारीवाल तक पहुंचने के लिए एक पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, खुद सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए उन राज्यों में जहां सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मोदी की, लेकिन गौतम यहाँ सबसे सरकार हैरानगी की बात यह है गौतम कि लगातार जिस तरीके से 3 सालों से शराब तस्करी में धारीवाल शामिल था, हैरानगी की बात तो यह है कि 3-3 साल, 4-4 साल, न सिर्फ 3 साल बल्कि कई ऐसे धारीवाल और होंगे जिन्हें काफी लंबे समय यहाँ पर हो गया होगा। हैरानगी की बात यह है कि इतना लंबे समय हो जाता है, ना पुलिस प्रशासन की नजर इन पर पड़ती है, ना ये गिरफ्तार हो पाते हैं। बिना किसी बड़े हाथ के, बिना किसी बड़े सपोर्ट के क्या यह संभव है? देखिए, आपके सवाल को थोड़ा सा सुधार कर देता हूं, क्योंकि 3 साल नहीं बल्कि पूरे तरीके से अब ये 5वें साल में प्रवेश कर गया है। 1 अप्रैल 2016 से यदि आप कैलकुलेट करेंगी तो ये आने वाले 1 अप्रैल यानी कि तकरीबन 25 दिनों के बाद ये पूरा 5 साल का सफ़र पूरा हो जाएगा। तो क्या इन 5 सालों में सरकार ने जो सोचा था, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम शराबबंदी कानून को लागू करेंगे, क्या उसमें उतनी सफलता मिल पाई है? तो मैं कहूँगा, या जो समाज की जो खबरें आ रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ठेके थे वो बंद कर दिए गए हैं। ठेके पर पीने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। आम लोग जो पीकर बाहर निकलते थे वो निकलना बंद कर चुके हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो स्वाभाविक तौर पे हो रही है। हर घर में हर जो पीने वाले लोग हैं वो अब हल्ला नहीं करते, वो अब ये नहीं बोलते कि पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करते, लेकिन पीने वाले पी रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुपके पी रहे हैं, वो छिपा कर पी रहे हैं, वो भी गलत है। अगर इतना कड़ा कानून है, पता नहीं कैसे खौफ नहीं है आम लोगों को कि ये एक इतना बड़ा कानून है कि यदि आप पीते पकड़े गए तो आपको न सिर्फ लाखों रुपए के जुर्माना देने पड़ सकते हैं, बल्कि आपको कई सालों तक जेल के भीतर रहना होगा। दूसरी बात, जहाँ से शराब की बोतलें मिलती है उस घर को सीज किया जा सकता है। उनके परिवार के लोगों को भले ना पकड़ा जाए, लेकिन वो भी उस शराबबंदी कानून के घेरे में आ जाएंगे। तो कहीं कहीं शराबबंदी कानून के में कुछ कड़े प्रावधान करने होंगे और सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना होगा और आसपास की जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से बात करनी होगी, ताकि उनको भी इस बात के लिए प्रेरणा दी जा सके, प्रेरित किया जा सके कि आप भी अपने राज्य में शराबबंदी कानून को तभी जाकर के इसका रिजल्ट हो पाएगा। अदरवाइज अन्यथा कोई ऐसा उपाय नहीं है जो बिहार में लागू हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इस कानून की धज्जियां उड़ाने में मददगार है। आप सड़क मार्ग से कितने लोगों को आप रोक पाएंगे, कितने लोगों की जांच कर पाएंगे? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए पहले उन राज्यों को रोकना होगा जहां पे शराब बन रही है, अन्यथा इसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे धारीवाल न जाने सैकड़ों में हैं, हजारों में हैं, बल्कि अब तो गलियों में हैं। हर जिले के उन गलियों में है जहां पर एक फ़ोन करने पर आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। जी।
चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी को लागू हुए यहाँ पर एक अरसा बीत चुका है। 2016 में शराबबंदी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार शराब माफियाओं के वर्चस्व यहाँ पर पूरे राज्य में नजर आ रहे हैं। ना किसी तरीके का खौफ इनके अंदर है, ना किसी तरीके का डर इनके अंदर है। लगभग 3 सालों से शराब तस्करी में धारीवाल शामिल था। शराब माफिया पैसे का लेन देन यहां हवाले के जरिए से करते थे, लेकिन इन 3 सालों बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है और ये एक बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो 5वें दिन भी विपक्ष द्वारा सदन के अंदर हंगामा जारी रहा। सदन की कार्रवाई हंगामे के बीच चलती रही। हर दिन बीजेपी नेता कार्यकर्ता सदन के बाहर और अंदर जमकर यहां हंगामा काटते नजर आए। विपक्षी सदस्य सदन के वेल में नारेबाजी करते हुए नजर आए। वेल में बैठकर बीजेपी के विधायक हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन भी यहां पर करने लगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे विधायकों से यहां पर शांत होने का आग्रह भी कर रहे थे, लेकिन हंगामा और प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहा। विपक्ष का आरोप है यहां पर कि सरकार की मंशा यहां ठीक नहीं है। तमाम तरीके के सवाल लेकर यहां पर विपक्ष पहुंचा है और कई सवालों के साथ यहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में भी है। यहां पर झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो 5वां दिन बीत चुका है, लेकिन लगातार विपक्ष के द्वारा सदन के अंदर और बाहर सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। अनोखे अंदाज के साथ यहां पर पहुंच रहे थे तमाम विपक्षी दल। कोई यहां पर एलपीजी सिलेंडर लेकर पहुंच रहा था, तो कोई यहां पर लकड़ियां लेकर पहुंच रहा था। लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। किसी तरह से कोई चर्चा यहां पर नहीं हो पाई। सदन के अंदर सिर्फ और सिर्फ शोर और बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा था, क्योंकि हालात कुछ इसी तरीके से विपक्ष ने बनाए कि यहां सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। तो हमारे साथ इस पूरी खबर पर रांची से ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। राजीव, झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें तो 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सदन में सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। न जनता के मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे हैं, न किसी तरह से कोई और बातचीत हो पा रही है। नियोजन नीति की बात करें तो उसे भी लेकर यहां किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जनता के मुद्दों से भटका जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 5 दिनों का सदन जो है वो अभी तक चल चुका है बजट सत्र में। एक दिन जो बजट पेश किया गया, बाकी दिन अनुपूरक बजट और जनता के समस्याओं पे चर्चा होना था। लेकिन 5 दिन में देखेंगे आप, अगर बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन भी आप देखेंगे तो विपक्ष का हंगामा जो था वो लगातार जारी था। और विपक्ष अलग अलग मुद्दे को लेकर, कभी नियोजन नीति की मांग को लेकर, कभी अवैध खनन की जांच की मांग को लेकर, कभी स्थानीयों को रोजगार देने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। और लगातार उनका जो कार्यक्रम था हंगामा का वो चलते रहा, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। आप देखेंगे कि सदन की कार्रवाई जो है, चाहे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हो या फिर अन्य समस्याएं जो जनता से जुड़ी समस्याएं होती है उस पर चर्चा की बात हो, कोई भी काम नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ हंगामे होते रहे हैं। और आगे भी चूंकि विपक्ष ने ये बात स्पष्ट तौर पे कह दी है कि जब तक सरकार इन मुद्दों पे झुकती नहीं है, जब तक सरकार इन मुद्दों पे कार्रवाई नहीं करती है, चाहे नियोजन नीति वापस लेने का मामला हो, स्थानीयों को रोजगार देने का मामला हो, अवैध उत्खनन के जांच का मामला हो, सरकार जब तक इस मुद्दे पर सहमति नहीं देती है तब तक ही ये जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। यानी दूसरे शब्दों में अगर आप समझे तो जब तक सरकार सहमति नहीं देती है इन मामलों पर जाँच करने की, और जब तक नियोजन नीति पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, तब तक जो है सदन की कार्रवाई नहीं चल पाएगी और सदन में ऐसे ही हंगामा जो है वो चलता रहेगा। जनता की समस्या जो है वो उठने से नहीं उठ पाएगी। और जो नेता या जो विधायक हैं जो अपने क्षेत्र से आते हैं और जिन भी समस्याओं को लेकर वो सोच रहे थे कि बजट सत्र में उनकी समस्याओं को उठा पाएंगे, लेकिन समस्या उठने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं विपक्ष के हंगामे के कारण। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से देखा जाए नियोजन नीति को लेकर सरकार को सबसे पहले अपनी स्थिति यहां पर साफ करनी चाहिए थी, क्योंकि नियोजन नीति को लेकर लोगों को भी उम्मीद थी और पूरी तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस सत्र में नियोजन नीति को लेकर जरूर प्रतिक्रिया सामने आएगी। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार इस पूरे मामले को इग्नोर कर दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है?
देखिए, सरकार का स्पष्ट तौर पे कहना है कि रघुवर दास के समय की नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। 2016 के पूर्व को नियोजन नीति को के अनुसार अभी सरकार चल रही है। एक विधायक ने प्रश्न भी पूछा था कि क्या नियोजन नीति, नई नियोजन नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है, तो इस पे जो जवाब आया कि नहीं, यानी सरकार नई नियोजन नीति नहीं बनाएगी। 2000 पूर्व से जो नियोजन नीति थी उसी नियोजन नीति पे यहाँ काम चलेगा, बहालियां होगी और उसी नियोजन नीति को माना जाएगा। तो सरकार ने अपनी स्थिति लगभग स्पष्ट कर दी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब पूर्व के नियोजन नीति में कुछ दिक्कतें होगी तभी तो रघुवर दास ने नई नियोजन नीति बनाई थी 2018 में। ऐसे में उसको क्यों रद्द किया गया, यानी पुराने सरकार से द्वेष के कारण हेमंत सोरेन सरकार ने यह किया है और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हावी है। और विपक्ष का कहना है कि आपने जो नियोजन नीति रद्द किया उससे हजारों छात्र जो नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे थे उनकी नौकरियां चली गई, लाखों जो वैकेंसियां निकलनी थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो यानी तमाम जो चीजें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के स्थानीय या फिर जो यहाँ के मूलवासी हैं उनके साथ छला जा रहा है सरकार के द्वारा और उनको सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। इसी का बात को लेकर वो विरोध कर रहे हैं और इसी बात को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, अगर देखा जाए कि पूर्व की सरकार पर यहाँ पर पूरी चीजों का ठीकरा फोड़ देने की वजह से यहाँ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सदन के अंदर भी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता इंतजार कर रही है कि नियोजन नीति पे बात होगी या फिर कुछ और जनता के मुद्दे यहां पर खड़े होंगे, लेकिन किसी तरह से कोई भी मुद्दा यहां पर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए, आम जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुन के इसलिए विधानसभा भेजती है कि उनके क्षेत्र की जो समस्या है उसको उठाया जाएगा, विकास के जो काम नहीं हुए हैं उनको उठाया जाएगा। बिल्कुल, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार के सामने अपनी गुहार रखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी गुहार रखेंगे, सरकार का उस पर जवाब आएगा, विधानसभा के अंदर जो भी जवाब दिया जाता है उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होती है सरकार, उस पर काम करने के लिए बाध्य होती है। तो ऐसे में एक उम्मीद रहती है जनता को कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके सवाल उठेंगे। लेकिन अगर प्रश्नकाल का दौर नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का दौर नहीं चलेगा या फिर अन्य जो सदन की कार्रवाई है वो नहीं चलेगी, बजट पे परिचर्चा नहीं होगा, अनुपूरक बजट पे परिचर्चा नहीं होगा, तो तमाम चीजें अगर नहीं होगी तो सदन का जो औचित्य है वो नहीं रह जाएगा। और भाजपा अभी जो भी विरोध कर रही है, विरोध प्रदर्शन ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है विरोध प्रदर्शन करना, लेकिन सदन की कार्रवाई चलाना भी विपक्ष का कर्तव्य होता है, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं और वो भी सदन के अंदर चुन कर आए हैं। तो एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष को भी देखना चाहिए कि इस मामले में बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए ताकि विपक्ष के जो हंगामे हो रहे हैं उसको रोका जा सके और सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलाई जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। तो झारखंड विधानसभा बजट सत्र की बात करें, 5वें दिन हमारे अपने यहाँ पर ब्यूरो चीफ राजीव से भी बात करी, 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही देखने को मिल रहा है। सदन के अंदर लगातार हंगामा यहाँ पर देखने को मिला, सदन की कार्रवाई हंगामे के बीच ही चलती रही। हर दिन यहाँ पर अगर देखें तो बीजेपी नेता कार्यकर्ता सदन के बाहर और अंदर दोनों तरफ जमकर हंगामा कर रहे हैं। जनता के कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी उठने बाकी हैं। नियोजन नीति की अगर बात करें तो नियोजन नीति को लेकर भी अभी सरकार अपनी स्थिति यहां पर स्पष्ट नहीं कर पा रही है। आरोप प्रत्यारोप की एक अलग ही राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो यहां पर गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पटना के कारगिल चौक पर वैश्य समुदाय के लोगों ने प्रवीण कृष्ण की निर्मम हत्या का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सभी ने प्रवीण कृष्ण के यहां पर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की है। सरकार से परिजनों की सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई है। बता दें कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द यहां पर गिरफ्तार करने की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। सरकार से परिजनों की सुरक्षा की गुहार भी यहां पर लगाई जा रही है। बिहार थाना क्षेत्र के झिंगनगर में जमीन विवाद में लोजपा के नगर अध्यक्ष छोटे लाल यादव सहित दर्जनों लोगों ने प्रवीण कृष्ण की पीट कर हत्या कर दी थी और इसके बाद पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस पूरे मामले पर अब सरकार से परिजनों की सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है, साथ ही यहां पर हत्यारों को फांसी की सजा देने की लगातार मांग की जा रही है। तो वहीं चाईबासा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सर्च ऑपरेशन के लिए निकले सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने यहां आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को रांची के कांके स्थित
सुकुरहुटू में झारखंड जगुआर मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रद्धांजलि समारोह में सूबे के सीएम भी शामिल होकर जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए नजर आए। जो उग्रवादियों ने हमला किया है उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। एक हवलदार है, उसमें आप भी हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, लेकिन ये बहुत एक घिनौना हरकत लोगों ने किया है और इस विषय पर हम लोग उनके ऊपर और कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की गिरिडीह इकाई की ओर से पार्टी का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर अल्पसंख्यक और कल्याण मंत्री हाफिज उलाल हसन मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। चर्चा करने देंगे तब ना, चर्चा करने कहाँ दे रहे हैं, चर्चा दे रहे हैं कहाँ करने। वो तो कभी नाटक नौटंकी बना दिए हैं, कभी लेट जा रहे हैं, कभी उठ जा रहे हैं, कभी वहाँ पर जो है नारा लगा रहे हैं, कभी जो है कभी सीटी मार रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं। अरे हम भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी हैं। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज पे मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।